everyone, welcome to the official YouTube platform of Law Prep Tutorial. I'm your law mentor Dimple Parekh and as promised मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि लैंडमार्क जजमेंट्स को अगर हम कवर कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो एवरग्रीन लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनको ही कवर नहीं करेंगे, जो करंट जजमेंट्स हैं हम उन्हें भी कवर करेंगे। तो आज एक ऐसा सेशन है जहां हम 2025 का एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट देखने वाले हैं जो कि रिलेटेड है टू मेंटेनेंस। एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आ ही जाता है। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं उस केस का नाम है राखी वर्सेस राजा। अब इस केस में क्या हुआ, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये मई की ही जजमेंट है एंड यस, अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से हम हर मंथ की कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आपके लेकर आए सुप्रीम कोर्ट की, तो आपको इस वीडियो पे प्यार दिखाना होगा। आपको लाइक करना है इस वीडियो को, अपने बाकी सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है जो भी प्रेप कर रहे हैं आप ही के साथ, एंड यस आपको एक कॉमेंट भी हमारे लिए लीव करना होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले हम चलते हैं टुवर्ड्स द फैक्ट्स। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी हम कोई भी जजमेंट को देखते हैं तो फैक्ट्स, इश्यूज और हेल्ड क्या हुआ था वो तो देखना ही है, और साथ ही में उस जजमेंट का इम्पैक्ट क्या रहा हमारी सोसाइटी पे, हम पे, वो भी हम देखते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर केस आखिर होता क्या है ना कि दो लोग होते हैं, उनकी शादी हो जाती है। ठीक है, यानी कि राखी और राजा, ये दोनों लोगों की शादी हो जाती है इन द ईयर 1997 और 1998 में इनका एक बेटा भी हो जाता है। बट उनके बीच में बातें जो है वो सही नहीं चल रही होती है। तो 2008 में जो हस्बैंड है वो क्रूअल्टी एज अ ग्राउंड रख के डिवोर्स के लिए फाइल करते हैं। ठीक है, सो उन्होंने क्रूअल्टी एज अ ग्राउंड रखा फॉर डिवोर्स और फिर उन्होंने फाइल कर दिया कि भाई मुझे तो राखी से डिवोर्स चाहिए। लेकिन जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने इस पर्टिकुलर सूट को 2016 में डिसमिस कर दिया, बोला कि नहीं आपको यहाँ पर कोई भी डिवोर्स नहीं मिलने वाला है। बट देन हमें पता है कि अपील मैकेनिज्म होता है, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट के पास जाएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा केस। तो यही चीज हमें यहाँ पर भी देखने को मिली। ट्रायल कोर्ट ने जब डिसमिस कर दिया उसके बाद ये मैटर जाता है हाई कोर्ट के पास। अब हाई कोर्ट के पास जब ये मैटर गया तो हाई कोर्ट ने डिवोर्स ग्रांट कर दिया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेंटल क्रूअल्टी एंड इररिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। जब भी आप पढ़ोगे फैमिली लॉ और आप पढ़ोगे अबाउट मेंटेनेंस, आप पढ़ोगे अबाउट ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, बहुत ज्यादा ये सब जरूरी है आपके लिए, बिकॉज एग्जाम पर्सपेक्टिव से वी कैन थिंक कि क्या पता कोई एक क्वेश्चन तो वहां से आ ही जाए। तो आपको ये सारे बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए। कभी कभी हमें कंफ्यूजन होता है ये वाली क्रूअल्टी और वो क्रूअल्टी जो हमें भारतीय न्याय संहिता में दी हुई है, इंडियन पीनल कोड में दी हुई थी। सो बेसिकली इसमें ना कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम बात करते हैं अबाउट क्रूअल्टी एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जेंडर न्यूट्रल है। ठीक है, क्रूअल्टी के लिए जैसे कि यहाँ पर हस्बैंड ने फाइल किया था, उनको डिवोर्स दे भी दिया, किसने? हाई कोर्ट ने। सो ये जेंडर न्यूट्रल है। क्रूअल्टी के लिए सिर्फ और सिर्फ क्रूअल्टी एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स सिर्फ और सिर्फ वाइफ नहीं रख सकती है, हस्बैंड भी रख सकते हैं जब हम पर्सनल लॉस के बारे में बात करते हैं ना। यहाँ पर हाई कोर्ट ने बोला कि चलो ठीक है ना, और यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है वो है इररिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। इसका मतलब क्या होता है कि दो लोगों के बीच में जो बातें हैं वो इतनी ज्यादा एक्सटेंट तक खराब हो गई है कि अब उस शादी को किसी भी सिचुएशन में बचाया नहीं जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टू पीपल जिन्होंने पिछले 10 साल से खुद की शक्ल तक नहीं देखी है, बात तक नहीं की है, एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं, कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा उनके बीच में हुआ या जो कुछ भी था, क्रूअल्टी थी, तो जिसकी वजह से अब वो एक ऐसे सिचुएशन पे पहुंच गए हैं जहां से मुड़ना वापस पॉसिबल नहीं है। उसको हम बोलते हैं इररिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। शादी का एक ऐसा ब्रेकडाउन जिसको हम लोग कभी वापस से उस पॉइंट पे नहीं लेकर के जा सकते हैं जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो उसको हम ये बोलते हैं। नाउ ये बात हाई कोर्ट ने जब डिसीजन दिया कि चलो ठीक है आप ले लो डिवोर्स, तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आपको लेकिन अपनी डिपेंडेंट वाइफ को एलिमनी पे करनी होगी। ठीक है, और ये रहेगी परमानेंट एलिमनी ऑफ 20,000 पर मंथ, 20,000 रुपए पर मंथ आप देने वाले हो। ये डिसीजन कब आया था? इन द ईयर 2019। ठीक है, अभी हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी बात करेंगे बिकॉज ये जजमेंट रिसेंट है 2025 का, जहां देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। 2019 में हाई कोर्ट ने बोला कि आप अपनी वाइफ को एलिमनी दोगे 20,000 पर मंथ, और ये 20,000 ना हर 3 साल में एवरी 3 ईयर्स बढ़ता रहेगा विथ 5%।
ठीक है, 5% का इंक्रीमेंट यहाँ पर होता रहेगा, बिकॉज यहाँ पर महंगाई को भी ध्यान में रखा जाता है। एक और बात हाईकोर्ट ने यहाँ पर हस्बैंड से बोली कि आपका जो एक घर है, आई थिंक वो घर मुंबई में था, तो इनको कहा गया कि आपका जो घर है वो ना अपने मॉर्गेज पे देखे रखा है, तो उसको मॉर्गेज से हटा लो और उसकी जो टाइटल है यानी कि जो ओनरशिप है वो वाइफ के नाम कर दो। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात हुई। अब यहाँ पर जो वाइफ थी वो डिससेटिस्फाइड थी, उन्होंने ये बोला कि मेरे हस्बैंड की जो इनकम है वो 4 लाख रुपए पर मंथ है, तो अगर वो 4 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं तो फिर मुझे एलिमनी सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपीज ही क्यों दी जा रही है, और ये 20,000 रुपीज भी 5% बढ़ेगा हर 3 साल के बाद, तो मुझे इतना ज्यादा वेट करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो यहाँ पर एक और बात है इसका ध्यान रखा जाता है, वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी एलिमनी के बारे में बात होती है, आपको कभी कभी लगेगा कि किसी किसी केस में बहुत कम एलिमनी दी जा रही है, किसी में बहुत ज्यादा दी जा रही है, एंड स्पेशली जब आप लोग कंपेयर करने लगते हो विथ ऑल दी बॉलीवुड पर्सनैलिटीज और जो क्रिकेटर्स हैं एक्सेट्रा, तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि अगर वाइफ को एलिमनी मिल रही है तो उस पर उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी देखा जा रहा है। अगर एक वाइफ है जो कि अपने हस्बैंड के साथ जब शादी में थी, उनकी शादी हो गई थी, तब वो महलों में रह रही थी, वो कोई काम नहीं करती थी, उसका ध्यान रखने के लिए 24 आवर्स कोई ना कोई हाउस हेल्प होते थे, वो ना खाना बनाती थी, वो कुछ नहीं करती थी और एकदम महलों में रहती थी, वो लाइक अ क्वीन। तो फिर आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि कल को अगर उसका डिवोर्स हो जाता है तो वो फिर 1 रूम किचन में जाकर के रहे और सारा काम अपना खुद से करे, वो उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जब भी कोर्ट एलिमनी या फिर मेंटेनेंस ग्रांट करती है तो इस बात का जरूर ध्यान रखती है कि उसकी शादी के दौरान जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वही मेंटेन रहना चाहिए। 2 BHK में रह रही थी तो आप उसको 2 BHK दिला दो, दैट इज ऑल अबाउट इट। तो यहाँ पर वाइफ ने यही बोला कि मेरे हस्बैंड की इनकम तो 4 लाख रुपीज है, लेकिन वो मुझे सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए देंगे पर मंथ, और ये सारी चीजें जो 20,000 रुपए हैं वो मेरे लिए इनसफिशिएंट है because of the standard of living which I was having during the marriage। तो ये बात अपील होकर के जाती है कहां पर, सुप्रीम कोर्ट के पास। अब यहाँ पर हस्बैंड का क्या कहना था, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली कि देखो देखा जाए तो मेरी इनकम तो 1,64,000 के आसपास ही है, एंड ऑल्सो उन्होंने बोला कि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मेरी एक न्यू फैमिली है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1, एंड ऑल्सो मेरे एल्डरली पेरेंट्स भी हैं, यानी कि मुझे अपने माँ बाप का ध्यान तो रखना ही है, साथ में मेरी जो न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नई शादी हुई है मेरी, मुझे उसका भी ख्याल रखना है। तो अब जो हमारी कोर्ट है उनके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने जो क्वेश्चन गया वो सबसे पहला ये था कि क्या परमानेंट एलिमनी ऑफ 20,000 पर मंथ जो कि हाई कोर्ट ने दिया वो जस्ट और रीजनेबल था या नहीं था, पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर ये कहा गया, or if it required enhancement to reflect the wife's previous standard of living and the husband's financial capacity। क्या इस 20,000 को बढ़ाने की जरूरत है वाइफ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देख करके एंड हस्बैंड की कैपेसिटी को देख करके कि वो दे सकता है या फिर नहीं दे सकता है। ठीक है, सो अब हम इसी पे डिस्कस करते हैं कि चलो ठीक है, ये हमारा इश्यू था, अब इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं एक बैकग्राउंड के लिए बता दूं कि इनका एक एडल्ट बच्चा भी था, ठीक है, एडल्ट चाइल्ड भी था, बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंसिडर नहीं किया, ये कहते हुए कि वो जो बच्चा है वो अब एक एडल्ट है, तो अगर जो फादर है वो वॉलंटरीली अपने बेटे की मदद करना चाहते हैं, उसको मेंटेन करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, हम बच्चे को लेकर के यहाँ पर कोई भी बात नहीं कहेंगे। अच्छा, एक और बात यहाँ पर है कि क्या इस पर्सन को, इस वाइफ को जब भी कोई मेंटेनेंस दिया जाता है या फिर एलिमनी दी जाती है, अगर वो एलिमनी मंथली वाली है तो क्या उसको हमेशा पूरी जिंदगी भर मिलने वाला है? नहीं, अगर वो शादी कर लेती है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में बदलाव आते हैं तो ये चीजें भी बदल सकती हैं। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि 20,000 रुपीज जो आप दे रहे हो हाई कोर्ट, वो बहुत ही ज्यादा कम है आज के जमाने को देखते हुए और वाइफ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखते हुए, तो उन्होंने इसको इंक्रीज करते हुए 50,000 रुपीज पर मंथ कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने ये बोला कि आप ये कह रहे हो कि हर 3 सालों में 5% बढ़ेगा ये 20,000 रुपीज, तो ये तो गलत है क्योंकि इन्फ्लेशन तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। एज अ रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो पर्टिकुलर हाइक था उसको हम लोग कर रहे हैं एवरी 2 ईयर्स। ठीक है, हर 2 साल में 5% बढ़ने वाली है आपकी ये
50,000। उसके बाद में कोर्ट ने और जस्टिफिकेशन दिया, कोर्ट ने ये बोला कि that a dependent unmarried wife is entitled to maintenance that reflects the standard of living she was accustomed to during the marriage। यही मैं आपको अभी तक बताते हुए आई हूँ कि जब भी किसी भी अनमैरिड और डिपेंडेंट वाइफ को दी जाएगी एलिमनी या फिर दी जाएगी मेंटेनेंस, तो वहां पर वो लाइफस्टाइल उसकी देखी जाएगी जिससे वो अकस्टम थी, जिसमें वो रह रही थी ड्यूरिंग हर मैरिज। और फिर उसके बाद कोर्ट ने ये बोला कि हस्बैंड की फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करने के बाद ये कंक्लूड किया जा सकता है कि वो 50,000 रुपीज तो पे कर ही सकता है। एंड उसके बाद कोर्ट ने ये भी बोला कि टॉकिंग अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ द एडल्ट सन, उन्होंने बोला कि भाई आपका 26 इयर्स ओल्ड एक सन है, ठीक है, लेकिन वो अब लीगली आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है बिकॉज वो एक एडल्ट है, तो हम इसके ऊपर कोई भी बात नहीं कहेंगे, ना ही आपने हम लोगों से कहा है कि हम बच्चे को कुछ दें, तो आपने मांगा नहीं तो हम देंगे भी नहीं, सीधी सी बात है। और हम वैसे भी बोल रहे हैं कि ये एक एडल्ट है, तो हस्बैंड अगर देना चाहते हैं वॉलंटरी सपोर्ट तो वो दे सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली ये सारी बातें थी जो यहाँ पर हुई। बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली, क्रूएल्टी के बारे में जाना, इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के बारे में हमने जाना, हमने ये देखा कि एलिमनी या फिर मेंटेनेंस किस बेसिस पे दी जाती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा जाता है वाइफ का ड्यूरिंग द मैरिज, हस्बैंड की फाइनेंशियल कैपेसिटी भी देखी जाती है कि वो फाइनेंशियली कैपेबल है या कितना कैपेबल है एलिमनी देने के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर जजमेंट का इम्पैक्ट क्या रहा। सबसे पहला इम्पैक्ट क्या रहा, बेंचमार्क फॉर एलिमनी। इट फर्मली एस्टैब्लिशेस दैट द प्राइमरी कंसिडरेशन फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ एलिमनी इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग द डिपेंडेंट स्पाउस एंजॉयड ड्यूरिंग द मैरिज। सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेसिस पे ही एलिमनी दी जाएगी। अगर वो महलों में रह रही थी तो फिर अब उसको वही सारी चीजें दी जाएगी, उतना ही पैसा दिया जाएगा जिससे वो अभी भी महलों में रह पाए, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाए जो वो पहले कर रही थी। देन होलिस्टिक असेसमेंट ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। द रूलिंग अंडरस्कोर्स दैट कोर्ट्स मस्ट लुक बियॉन्ड द पेइंग स्पाउसेस स्टेटेड करंट इनकम, क्योंकि उसने तो कहा था मेरी तो 1,46,000 के आसपास ही है सैलरी, ठीक है, लेकिन उसके बाद में कोर्ट ने सब कुछ देखा तो कोर्ट ने ये देखा कि भाई वो केपेबल इनफ है, वो पे कर सकता है, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पर उन्होंने एक और बात कही कि जस्ट बिकॉज पति ने दूसरी शादी कर ली है और उनके बहुत सारे खर्चे हैं, उनके एल्डरली पेरेंट्स भी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो वाइफ का राइट है मेंटेनेंस का, एलिमनी का, वो उसको ना मिले, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही गई। एंड ऑल्सो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखा गया, वो है महंगाई, इन्फ्लेशन, कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ते रहती है ठीक उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इंसान का बढ़ता रहता है। सो लॉन्ग टर्म की अगर हम देखें, सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में फॉर एग्जाम्पल ये बोल दिया है ये कि 50,000 रुपीज दोगे, हर 2 साल में 5% बढ़ता रहेगा, तो वो उन्होंने लॉन्ग टर्म का देख के देखा है कि भाई आने वाले समय में तो महंगाई और बढ़ने ही वाली है। एंड लास्टली उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया एडल्ट चाइल्ड के मेंटेनेंस का कि भाई हमें नहीं लगता है कि हम लीगली ऑब्लाइज्ड हैं कि हम आप लोगों को मेंटेनेंस प्रोवाइड करें फॉर द एडल्ट सन, ठीक है, बट अगर आप उसको करना चाहते हो मेंटेन तो आप कर सकते हो। तो ये हमें बताता है कि अगर देयर इज अ चाइल्ड जो कि अपनी एज ऑफ मेजॉरिटी को टच कर चुका है, ठीक है, वो एक मेजर है, तो कोर्ट यहाँ पर इंक्लाइंड नहीं है कि वो जोर जबरदस्ती उस बच्चे को भी मेंटेनेंस दिलवाए, ठीक है। सो यस, दैट इज ऑल अबाउट इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट समझ में आए हो। अगर आप चाहते हो कि ऐसे कॉन्सेप्ट हम लेकर के आए तो आपको कमेंट करके बताना होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर क्वालिटी मॉक टेस्ट, तो मैं आपको हर सेशन में बताती हूँ कि आप लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, जहां आपको जैसे भी मॉक टेस्ट चाहिए, 5 फुल लेंथ, 15 फुल लेंथ, 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहिए, वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब जो स्टेज है वो ज्यादा क्रूशियल हो जाती है। अगस्त खत्म हो ही चुका है एंड अब हमारे पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 मंथ्स बचे हैं। कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, जजमेंट्स भी पढ़ेंगे, तो सब कुछ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो आपके मॉक टेस्ट हैं, इसके साथ आपको जजमेंट एक्सरसाइज भी मिलेगी फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी, जब आपके एग्जाम होंगे तब तक के लिए, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे कि अभी जो हमने डिस्कस किया जजमेंट, वो आपको वहाँ जजमेंट एक्सप्रेस में मिल जाएगी। सो यस, दैट इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।